Hello students, today we are going to cover one of the most important and the fundamental topic for your audit, that is the what is the audit risk and how the auditor can reduce this audit risk. तो ये आपकी जो टॉपिक है कि ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये आपके सी इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 में कवर कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑडिट रिस्क क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से एक समझते हैं। तो देखिए एक्स लिमिटेड के अगर फॉर एग्जांपल ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट करने जाता है, यहाँ पे एक्स लिमिटेड के ऑडिट करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एक्स लिमिटेड के ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है। अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अब देखिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड के ऑडिट करने के बाद ऑडिटर यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑडिटर एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रू और फेयर व्यू दे देता है कि हाँ पे ठीक है एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्स लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उन्होंने प्रॉफिट शो रखा है वो आर्टिफिशियली हाई शो कर रखा है। इसका मतलब जितना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है उसको इन्फ्लेट करके, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रखा है। अब वो कैसे हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने एक्स लिमिटेड ने क्या किया था, जो रेवेन्यू थी यानी जो सेल्स थी वो बोगस यानी फेक रेवेन्यू शो कर रखी थी, नकली बिल इन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे जो कि एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हुई जो कि गलत थी, बोगस थी, और उसकी वजह से प्रॉफिट जो थे वो आर्टिफिशियली तरीके से इंक्रीज हो गए। तो इसका इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मिस स्टेटेड, यानी उसमें कोई मिस स्टेटमेंट था। और यहाँ पे ऑडिटर को जहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स लिमिटेड के, उल्टा ऑडिटर ने यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया यानी गलत ओपिनियन दे दिया। तो इसी रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अब देखिए समझिए एग्जांपल से कि रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी जैसा देना चाहिए था वैसा नहीं दिया, गलत दिया। when the financial statements are materially misstated, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी थी तब ऑडिटर ने उसके ऊपर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मटेरियली मिस स्टेटमेंट होता है और तब यहाँ पे ऑडिटर उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है यानी इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है, केवल उसी रिस्क को ऑडिट रिस्क कहते हैं। अब यहाँ पे साथ में हम एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ कि क्या ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the financial statements are materially misstated when they are not, यानी इसके अपोजिट सिचुएशन कि यहाँ पे बिल्कुल ओके थे, बिल्कुल एक्यूरेट थे, बिल्कुल सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए थे, लेकिन ऑडिटर ने फिर भी इसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, यानी बिल्कुल ठीक थे, ट्रू फेयर व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर भी ऑडिटर ने गलती से उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जबकि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। स्टूडेंट्स ये वाला केस जो अभी मैंने बताया ये ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। दिस रिस्क इज ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल सब कुछ सही हो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ऑडिटर उसके ऊपर यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे। तो ऐसा होने के चांसेस इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए ऑडिट रिस्क में केवल वही केसेस कवर होते हैं कि ऑडिटर यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे, यानी इसका मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन अपना ऑडिट ओपिनियन दे दे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट था। तो ये वाली रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ऑडिट रिस्क को ऑडिटर कभी भी जीरो तक नहीं पहुंचा सकता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ रखा होगा। इसकी वजह से ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो लेवल तक यहाँ पे ऑडिटर नहीं पहुंचा सकता। अब यहाँ पे इसका फिर दूसरा क्या है, ऑडिटर इसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकता है। ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ऑडिटर इसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकता है। तो 3 तरीके से कर सकता है कि अपनी टीम में वो एक्सपीरियंस्ड कॉम्पिटेंट यहाँ पे मेंबर्स इंक्लूड करे, अपना स्टाफ अपना कॉम्पिटेंट ले, और दूसरा यहाँ पे वो अपनी बिल्कुल डिटेल्ड में चेकिंग करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और अगर वो सैम्पलिंग के थ्रू ऑडिट कर रहा है तो लार्जर नंबर ऑफ सैंपल ले। तो इन 3 तरीकों से वो ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आ सकता है, जीरो कभी भी नहीं हो सकती। अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ऑडिट रिस्क, यहाँ पे आ जाइए, ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क, यानी ऑडिट रिस्क के लिए अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय द डिटेक्शन रिस्क। अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मिस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। मिस स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है, यानी सिंपल भाषा में कुछ गड़बड़ी,
यानी जैसा एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था, वैसा ना होके किसी दूसरे तरीके से कोई भी अमाउंट, यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग हुई है अमाउंट की, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ है, तो जैसा होना चाहिए था एज पर दी एफआरएफ वैसा ना होके किसी दूसरे तरीके से हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मिस स्टेटमेंट कहलाता है। अब ये मिस स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकता है, जानबूझ के यानी इंटेंशनल तो उसको हो गया फ्रॉड के कारण, अनइंटेंशनल यानी बिल्कुल अनजाने में हो गया तो वो फ्रॉड और एरर, जानबूझ के किया गया है तो फ्रॉड के कारण मिस स्टेटमेंट हुआ है, और अनजाने में हुआ है तो एरर से हुआ है। तो इन दो कारणों से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, तो अब मटीरियल यानी SA 320 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा कि मटीरियल क्या होता है। अब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट पढ़िए होता क्या है। तो SA 200 के अंदर ये वाली टर्म डिफाइन की गई है, state that the risk of material misstatement is the risk, यानी ऐसी risk that the financial statements are materially misstated prior to audit। ध्यान से समझिएगा, prior to audit यानी ऑडिट करने से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी रिस्क हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड है, यानी फ्रॉड के कारण, एरर के कारण उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही सकती है ऑडिट करने से पहले। यहाँ पे जो रिस्क देखी जाए तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट एट द टू लेवल्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी रिलेट टू द परवेसिवली यानी ऑलमोस्ट हर जगह, परवेसिवली यानी ऑलमोस्ट हर जगह टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज द होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस। अब असर्शंस क्या होता है, तो अगेन स्टूडेंट्स ये बेसिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब इसका बेसिक मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यानी क्लेम्स रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी बैलेंस शीट में 1 करोड़ की बिल्डिंग दिखा रखी है, तो मैनेजमेंट ये अजर्शन कर रहा है, ये अजर्ट कर रहा है यानी क्लेम कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये जो 1 करोड़ की बिल्डिंग है वो इस एक्स लिमिटेड कंपनी के नाम पर ही है, और जो 1 करोड़ का अमाउंट है वो भी बिल्कुल उसका एवेल्यूशन एक्यूरेट है। तो ये सब इसके अजर्शंस है, यानी क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो क्लेम कर रहा है, किस चीज का दावा कर रहा है, तो वो कहलाते हैं अजर्शंस। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल आप इसको एग्जांपल से समझिए कि इंड एएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने थे जबकि एएस के अकॉर्डिंग बन गए, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल एफआरएफ ही गलत हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिस हिसाब से बनने थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन गए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की गलत रेट यहाँ पे ले ली एंटिटी ने, तो यहाँ पे ओवरऑल ऐसी जो रिस्क है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नेक्स्ट है असर्शंस लेवल पे, पर्टिकुलर एक या दो असर्शन लेवल पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेप्रिसिएशन में कुछ गलती हो गई है, कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में गलती हो गई है, कुछ 1 या 2 आइटम इन्होंने गलत बता दिए हैं मैनेजमेंट ने, तो पर्टिकुलर असर्शंस लेवल पे। फॉर द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि P&L से रिलेटेड आइटम, और अकाउंट बैलेंसेस का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम, और डिस्क्लोजर बताइए कि जैसे आपको डिस्क्लोजर करना है किसी भी नोट्स टू अकाउंट में तो वो डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ना होके पर्टिकुलर 1 या 2 असर्शन लेवल पे कुछ यहाँ पे जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। तो असेस्ड इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी ये डिपेंड करेगा कि ये जो भी यहाँ पे गड़बड़ी मिल रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से ऑडिटर ये देखेगा कि उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितने लेने हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर स्टूडेंट्स अब आपको रिकॉल हो रहा होगा SA 330 के अंदर था फैब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और SA 315 में था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, और SA 330 वाज डिफाइनिंग दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी NTE, यहाँ पे डिफाइन करना कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या होगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, जब ऑडिटर ने डिटरमाइन कर लिया है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे कितनी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि ऑडिट रिस्क इज द कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ बोथ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय द डिटेक्शन रिस्क। अब अगेन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को दो यहाँ पे भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनहेरेंट रिस्क एंड द कंट्रोल रिस्क, और डिटेक्शन रिस्क जो है वो सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो ये अगली स्लाइड में हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। अभी आप इतना समझिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है यानी जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की बात हो रही है, ये एंटिटी लेवल पे देखेंगे, यानी ये एंटिटी के हाथ में है, ऑडिटर इसका कुछ भी नहीं कर सकता, ये एंटिटी की रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क भी कंट्रोल रिस्क भी। और डिटेक्शन रिस्क जो है ये यहाँ पे ऑडिटर के हाथ में होती है, ऑडिटर इसको डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है। अगेन वही 3 चीजें हो गई कि किस तरीके से कम करेगा, इंक्रीज कर देगा ऑडिटर अपनी चेकिंग,
इंक्रीज कर देगा चेकिंग, डिटेल्ड में चेकिंग करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अपने स्टाफ में, अपनी जो एंगेजमेंट टीम में वो कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ लेगा। सैम्पलिंग अगर के थ्रू कर रहा है ऑडिट तो वो लार्जर नंबर ऑफ सैम्पलिंग लेके यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क को ऑडिटर रिड्यूस कर सकता है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो इसमें ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है, ये एंटिटी के एंड पे ही रिस्क होती है। ऑडिटर का लेना देना केवल डिटेक्शन रिस्क का है, ऑडिटर केवल इसी को रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क हम यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ट, किसी भी आइटम के नेचर में, उस इंडस्ट्री के नेचर में ही जो रिस्क इनबिल्ट की हुई है यानी होगी ही होगी, तो वो इनहेरेंट रिस्क कहलाती है। तो इट इज द ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है लाइक्लीहुड, किसी भी चीज के होने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, यानी जो भी मैनेजमेंट का क्लेम है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन यानी P&L के आइटम के बारे में हो, बैलेंस शीट के आइटम के बारे में हो, या किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के बारे में हो, टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल, यानी उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो सकता है उस असर्शन के बारे में। अब वो इंडिविजुअली देख लो या एग्रीगेट करके देख लो, उसमें मिस स्टेटमेंट होगा ही होगा। अब कब देखा जाएगा वो मिस स्टेटमेंट? बिफोर कंसीडरिंग एनी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल होटल का कोई यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उससे होटल ने एज इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे अपना सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर रखे, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा को कंसीडर ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क जो देखी जाती है बिफोर कंसीडरिंग एनी रिलेटेड कंट्रोल एज डिस्क्राइब इन SA 200, यानी जो भी कंट्रोल्स एंटिटी ने होटल ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं उसको कंसीडर ना करते हुए, कि ऐसी जो रिस्क जो हम इसको बिना देखे हुए जो भी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं उसको इग्नोर करते हुए जो रिस्क होगी जो इंडस्ट्री के नेचर में ही इनबिल्ट है, यानी जो भी मैनेजमेंट क्लेम करेगा उसमें मिस स्टेटमेंट होंगे ही होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल ले लो या फिर एग्रीगेट करके देख लो, तो ऐसी रिस्क को इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप देख लो कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे आए दिन हो रहा है, तो मोबाइल की इंडस्ट्री हो गई, लैपटॉप्स की इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नेचर में ही है कि ये सब रिस्क होगा कि उसके जो जो भी है P&L का आइटम है, डिस्क्लोजर्स हैं, अकाउंट बैलेंसेस के हैं यानी बैलेंस शीट के आइटम है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के कारण भी इनहेरेंट रिस्क हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल है इनहेरेंट रिस्क के। दूसरा है ये कंट्रोल रिस्क, सेम आप सीसीटीवी का ही एग्जांपल लो कि ये जो सीसीटीवी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं होटल ने, ये एक तरीके का टाइप है कि जो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ सीसीटीवी कैमरास। तो अब देखिएगा सीसीटीवी लगे होने के बावजूद भी जो भी यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होगा, ये सीसीटीवी का लगना उसको ना तो रोक पाएगा और ना ही उसको डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएगा। तो ऐसी रिस्क कि कंट्रोल लगने के बावजूद भी ये कंट्रोल जो है दैट आर नॉट इनफ टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिस स्टेटमेंट, तो ऐसा जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल रिस्क कहते हैं। इनहेरेंट रिस्क में तो हमने कंसीडर ही नहीं किया हुआ था सीसीटीवी कैमरा लगे हों ना लगे हों, कंट्रोल रिस्क में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि कंट्रोल लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी रिस्क कि इस कंट्रोल के होते हुए भी जो मिस स्टेटमेंट हो जाएंगे, ये कंट्रोल मिस स्टेटमेंट होने से नहीं रोक पाएगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो इट इज द रिस्क दैट द मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर, किसी भी लेवल पे सेम वही चीज है कि P&L के लेवल पे ले लो, बैलेंस शीट के लेवल पे ले लो, डिस्क्लोजर के लेवल पे ले लो, मटेरियल हो, इंडिविजुअल हो या फिर एग्रीगेटली वो मटेरियल हो, तो वो जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं दैट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, ना तो उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, यानी वो जो चोरी हो रही है पर्टिकुलर होटल में कटलेरीज की, तो वो रोक भी नहीं पाएगा सीसीटीवी कैमरा, ना ही उसको डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएगा। तो ऐसी जो रिस्क होती है उसको कंट्रोल रिस्क कहते हैं। तो इसका एग्जांपल था सीसीटीवी कैमरा। डिटेक्शन रिस्क आप ले लो, तो SA 200 डिफाइन इट इज अ रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट, यानी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिस्क कितनी भी लो लेवल पे लेके आ जाए, अब इसको लो लेवल पे वही तीन हमने जो पढ़े कि लो लेवल पे कैसे लेके आएगा ऑडिटर, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ चेकिंग, लार्जर नंबर ऑफ सैंपल्स लेके और कॉम्पिटेंट और अपनी एक्सपीरियंस पर्सन को इंक्लूड करके एंगेजमेंट टीम में। तो ऑडिटर कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ पे लो लेवल पे कितनी भी लेके आ जाए ऑडिट रिस्क, फिर भी विल नॉट बी डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट, जो भी मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली लेवल पे ले लो, एग्रीगेट लेवल पे ले लो, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, ये तीन इसके हो सकते हैं तरीके डिटेक्शन रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आने के। तो उसके बावजूद भी ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकते हैं और वो मटेरियल हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पिछले साइड में पढ़ा कि डिटेक्शन रिस्क दो तरीके से होती है, एक तो सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि सैम्पलिंग रिस्क तो मतलब ये कि ऑडिटर अगर सैंपल ले रहा है, जैसे हमने पढ़ा ना कि लार्जर नंबर ऑफ सैंपल वो कर देगा, तो अगर सैम्पलिंग की फॉर एग्जाम्पल वो रेवेन्यू अगर पर्टिकुलर यहाँ पे चेक कर रहा है किसी कंपनी की रेवेन्यू के लिए उसने सैम्पलिंग लिया है, तो जो सैंपल लिया है वो सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द टोटल रेवेन्यू, वो टोटल रेवेन्यू से मैच नहीं कर रहा है उसने, यानी उसने सैंपल गलत लिया है, तो गलत सैंपल लिया है तो यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। ये एक तरीके का यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क का टाइप है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यानी ऑडिटर ने ऐसा सैंपल लिया है कि जो सैंपल उस टोटल पॉपुलेशन से मैच ही नहीं कर रहा है, तो अगर तो वो पूरी की पूरी रेवेन्यू चेक करता तो उसका आउटपुट कुछ और आता, यानी उसका अपना जो आउटकम आता है वो कुछ और होता, और जो सैंपल उसने लिया है वो सैंपल प्रॉपर नहीं लिया है, तो जिसकी वजह से उन दोनों के ही जो आउटकम में डिफरेंस है, तो ऐसी रिस्क को बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क, जो कि एक टाइप है डिटेक्शन रिस्क का। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, क्योंकि चलो ठीक है ऑडिटर ने ऐसा सोचा कि यहाँ पे रिस्क क्योंकि हाई है, तो हम अगर यहाँ पे कम डाटा है, कम एंट्रीज है, तो पूरा पूरा डेटा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ सैम्पलिंग उसने नहीं ली है। अब यहाँ पे क्या रिस्क हो सकती है कि जबकि ऑडिटर ने सैम्पलिंग टेक्निक भी यूज नहीं की है, तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क का एग्जांपल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री बहुत मेजर पार्ट है उस पर्टिकुलर यहाँ पे कंपनी का, एंटिटी का, तो ऑडिटर को यहाँ पे इन्वेंट्री काउंट में यहाँ पे अटेंड होना था कि मैनेजमेंट जो है किस अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना इन्वेंट्री काउंट करवा रहा है, फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग पे जाना चाहिए था, ऑब्जर्व करना चाहिए था पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर हो रहा है इन्वेंट्री काउंट का। ऑडिटर ने वहां पे ना जाके उसने सोचा कि मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे ना जाऊं, इन्वेंट्री काउंट को अटेंड ना करके कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर लेता हूँ, मुझे उससे भी ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना चाहिए था कि इन्वेंट्री काउंट किस अकॉर्डिंग होता है, अगर वो जाके देखता तो उसको अलग यहाँ पे ऑडिट एविडेंस मिलते, वर्सेस जो यहाँ पे उसने अदर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर किए हैं, जो दूसरे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर किए हैं, उससे ऑडिटर को इतनी एक्यूरेट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो इससे जो रिस्क अराइज हो रही है उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग लेवल। तो ये आपको समझना है कि डिटेक्शन रिस्क के दो हैं, सैम्पलिंग रिस्क और ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो ये था हमारा पूरा पूरा टॉपिक ऑन द ऑडिट रिस्क। तो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।